1858 दिल्ली का लाल किला, भारत का आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर एक मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा है। और वो भी अपने ही देश में। बिल्कुल। और उस पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। मतलब जरा सोचिए, एक विदेशी व्यापारिक कंपनी जो शुरुआत में सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने आई थी, उसने रातों रात इस देश के मालिक को ही बागी कैसे साबित कर दिया। देखिए, ये ना इतिहास के सबसे बड़े सत्ता पलट का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। हम अक्सर मान लेते हैं कि इतिहास बस एक सीधी रेखा में चलता है। हाँ, कि एक राजा हारा, दूसरा जीता और तारीख दर्ज हो गई, है ना? एकदम सही। लेकिन जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये युद्ध तलवारों से ज्यादा नाफाइलों, कानूनों और आर्थिक नीतियों से लड़ा गया था। और आज की हमारी इस डीप डाइव का असल मकसद भी यही है। हमारे पास राजीव अहीर द्वारा लिखी गई किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का 2017 का संस्करण है। और इसके साथ हमारे अपने कुछ रिसर्च नोट्स भी हैं। बिल्कुल। तो हम इस चर्चा में सिर्फ तारीखों का रट्टा नहीं मारने वाले हैं। हम उस डीएनए को डिकोड करेंगे कि कैसे एक कंपनी ने पूरे उपमहाद्वीप को अपने सांचे में ढाल लिया, और कैसे फिर भारतीयों ने उसी कंपनी के हथियारों जैसे कि अदालतों, याचिकाओं और जन आंदोलनों से उन्हें मात दी। तो चलिए ऐसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली उलझन मेरी ये है कि हम आज जो कुछ भी इतिहास के नाम पर पढ़ते हैं, उसका असल सोर्स क्या है? जानकारी आ कहां से रही है? ये बहुत बुनियादी और जरूरी सवाल है। आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए सबसे बड़ा सोर्स हमारे आर्काइव्स है। अच्छा, आर्काइव्स मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स? हाँ, इनमें सबसे पहले आते हैं सार्वजनिक रिकॉर्ड, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जो भारत सरकार, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों ने तैयार किए थे। समझ रहा हूँ। इसके बाद आते हैं निजी रिकॉर्ड, जैसे बड़े नेताओं या महत्वपूर्ण लोगों की डायरियां, उनकी चिट्ठियां, और अंत में विदेशी सोर्स जैसे लंदन का इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर ज्यादातर जानकारी हमें ब्रिटिश अधिकारियों की फाइलों और पुलिस रिपोर्ट से ही मिल रही है, तो हम उस पर पूरी तरह भरोसा कैसे कर सकते हैं? आपका मतलब है कि उसमें कोई बायस या पक्षपात हो सकता है? हाँ बिल्कुल। वो तो अपनी ही तारीफ लिखेंगे ना। कोई भी कातिल अपनी डायरी में खुद को विलन थोड़ी बताएगा। आपका ये शक एकदम जायज है। और सच कहूं तो यहीं पर एक इतिहासकार का असली काम शुरू होता है। इतिहासकार किसी भी सरकारी रिपोर्ट को अंतिम सच नहीं मानता। तो फिर वो सच कैसे निकालते हैं? वो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स करता है, यानी दो पंक्तियों के बीच जो सच छिपा है उसे पढ़ने की कोशिश करता है। और इसे समझने के लिए हमें इतिहास को देखने के 4 अलग-अलग नजरियों या कहें लेंस को समझना होगा। 4 अलग-अलग लेंस? मतलब एक ही घटना को 4 अलग कहानियों की तरह पढ़ा जाता है क्या? ठीक ऐसा ही। मान लीजिए हम 1857 की क्रांति की ही बात कर रहे हैं। अगर आप औपनिवेशिक या कॉलोनियल लेंस से देखेंगे तो अंग्रेज उसे कैसे देखेंगे? प्रॉब्लम बताएंगे। उनका तर्क है कि भारतीय लोग खुद पर शासन करने के लायक ही नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश राज जरूरी था। अरे बाप रे! और अगर हम राष्ट्रवादी या नेशनलिस्ट लेंस लगा लें तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बन जाता है, जिसमें पूरा देश अपनी आजादी के लिए एकजुट होकर लड़ रहा था। एकदम उल्टी कहानी। अच्छा, तीसरा लेंस कौन सा है? तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ये लोग राजाओं या राष्ट्रवाद की बात थोड़ी कम करते हैं और इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, मतलब पैसों का लेन देन और आर्थिक शोषण? बिल्कुल। उनके नजरिए से 1857 अमीर जमींदारों और ब्रिटिश पूंजीपतियों के बीच का आर्थिक टकराव था, जिसमें असल में पिसा बेचारा किसान। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। और चौथा लेंस? चौथा है सबॉल्टन लेंस। सबॉल्टन, ये थोड़ा नया शब्द लग रहा है मुझे। इसका क्या मतलब है? देखिए, सबॉल्टन यानी समाज का सबसे निचला तबका। ये दृष्टिकोण कहता है कि इतिहास न हमेशा एलीट या ताकतवर लोगों के नजरिए से ही लिखा गया है, चाहे वो ब्रिटिश अफसर हों या हमारे पढ़े लिखे भारतीय नेता। एकदम सही। तो सबॉल्टन इतिहासकार उन गुमनाम आदिवासियों, किसानों और औरतों की आवाज ढूंढते हैं जिन्होंने अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ी, लेकिन जिनका नाम किसी बड़ी किताब में कभी दर्ज ही नहीं हुआ। ये तो सच में दिमाग खुलने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब इतिहास कोई एक पत्थर की लकीर वाला सत्य नहीं है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब जब हमें इन लेंसेज के बारे में पता चल गया है, तो इस आधुनिक भारत
की कहानी के पहले पन्ने पर चलते हैं। हम्म मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये ब्रिटिश काल असल में शुरू कब हुआ? हम्म क्या कोई ऐसा दिन था जब मुगलों का सूरज डूबा और अंग्रेजों का उग गया? देखिए, अगर आप किसी भी इतिहासकार से ये सवाल पूछें तो वो आपको 3 अलग-अलग तारीखें दे सकता है। इसमें कोई एक दिन फिक्स नहीं है। अच्छा, 3 अलग तारीखें कैसे? कुछ कहते हैं कि 1740 वो साल था जब ब्रिटिश काल की शुरुआत हुई। उस समय यूरोप में चल रहे युद्ध की आग भारत पहुंची और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से लड़ना शुरू किया। मतलब ये पहली बार था जब यूरोपीय ताकतें भारतीय जमीन पर अपना झंडा गाड़ने के लिए खुलेआम लड़ रही थीं। हाँ, लेकिन कई इतिहासकार 1757 को मानते हैं। हाँ, हमने तो स्कूल में हमेशा 1757 के प्लासी के युद्ध के बारे में ही पढ़ा है, जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। और प्लासी का युद्ध यकीनन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था और सोचिए, उस खजाने की चाबी सीधे अंग्रेजों के हाथ लग गई। तो फिर तीसरी तारीख कौन सी है? कुछ विद्वान 1761 को भी बहुत अहम मानते हैं। ये पानीपत का तीसरा युद्ध था। अरे हाँ, जहां अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बिल्कुल। मराठों की इतनी बुरी तरह हार हुई कि भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया। मराठे कमजोर हो गए, मुगल पहले ही सिर्फ नाम के बचे थे। और अंग्रेजों ने इस खालीपन का पूरा फायदा उठाया होगा। एकदम सही। उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यहाँ ना एक बात मुझे हमेशा से परेशान करती है। भारत में तो अंग्रेजों से पहले भी कई भारी ताकतें आई थीं। अंग्रेज कोई पहले आक्रमणकारी तो थे नहीं। सही बात है। तो फिर अंग्रेजों का आना हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों साबित हुआ? ऐसा क्या अलग था उनमें? इस फर्क को समझना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, अंग्रेजों से पहले जो भी भारत आया, चाहे वो खिलजी हो, लोधी हो या मुगल हो, वे इसी भौगोलिक सीमा के भीतर बस गए। हाँ, मतलब वो यहाँ के होकर रह गए। बिल्कुल। उन्होंने यहाँ का लगान यहीं खर्च किया, महल बनवाए, सड़कें बनवाई। वे धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए और यहाँ की इकोनॉमी का एक हिस्सा बन गए। मतलब उनका पैसा और उनकी सत्ता इसी देश के अंदर सर्कुलेट होती रही, बाहर नहीं गई। लेकिन अंग्रेजों का मॉडल पूरी तरह अलग था। वे कभी भारतीय बने ही नहीं। उनका मकसद सिर्फ व्यापार था। व्यापार से भी ज्यादा उनका इकलौता मकसद था भारत की इकोनॉमी का खून चूसना और उस पैसे से ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल क्रांति को स्पॉन्सर करना। बाप रे, ये तो एक सिस्टमैटिक लूट थी। पूरी तरह से। उन्होंने यहाँ से कच्चा माल एकदम औने पौने दामों पर खरीदा, उसे मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों में भेजा और वहां से बना हुआ कपड़ा वापस लाकर भारत के बाजारों में बहुत महंगे दामों पर बेचा। और इस एक झटके ने भारत के सदियों पुराने जुलाहों और कारीगरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया होगा। बिल्कुल। इसने पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इसे सुनकर मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। 1857 की क्रांति को ना अक्सर लोग एक अचानक भड़का हुआ गुस्सा मान लेते हैं। हाँ, जो कि सच नहीं है। हाँ, मुझे तो ये किसी पुरानी इमारत की नींव में दीमक लगने जैसा लगता है। बाहर से देखने पर इमारत बिल्कुल शांत और मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर अंग्रेजों की नीतियां उसे खोखला कर रही थीं। एकदम सही। चाहे वो भारी लगान हो, कारीगरों का शोषण हो या सिपाहियों का अपमान हो, हर एक ईंट खोखली हो रही थी। 1857 तो बस वो पल था जब किसी ने उस जर्जर दीवार को एक धक्का दिया और 100 साल का गुस्सा भर भरा कर गिर पड़ा। आपका ये दीमक वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है इस सिचुएशन पर। 1757 से लेकर 1857 के बीच के उन 100 सालों में ना, अंग्रेजों ने समाज के हर वर्ग को अपना दुश्मन बना लिया था। मतलब सिर्फ वो राजा ही नाराज नहीं थे जिनकी गद्दी छिन गई थी? बिल्कुल नहीं। जो सिपाही अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, वे असल में वर्दी पहने हुए किसान ही तो थे। जब गांव में उनके परिवार पर लगान का बोझ बढ़ता था, तो उसका सीधा दर्द बैरक में बैठे उस सिपाही को महसूस होता था। एकदम सही। तो ये असंतोष बहुत गहरा था। तो एक बात बताइए, क्या 1857 से पहले कोई बगावत हुई नहीं? क्या इस इमारत के खोखले होने की आवाज किसी ने नहीं सुनी? आवाजें तो बहुत उठी थीं, लेकिन उन्हें बहुत बेरहमी से दबा दिया गया था। अगर हम अपने सोर्स मटेरियल को खंगालें तो दर्जनों ऐसे क्षेत्रीय विद्रोह मिलते हैं जो 57 से बहुत पहले हुए थे। अच्छा, कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जैसे बंगाल में टीटू मीर का आंदोलन, जो 1782 से 1831 तक चला, या गारो जनजाति का पागलपंथी आंदोलन। और दक्षिण भारत में भी कुछ हुआ था क्या? हाँ, मालाबार का मोपला विद्रोह। ये सब उस दीमक के खिलाफ आम लोगों की ही लड़ाई थी। क्या हम इनमें से किसी एक विद्रोह को थोड़ा गहराई से समझ सकते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को ये समझ आए कि जमीन पर असल में हो क्या रहा था? बिल्कुल। जैसे
1857 के तुरंत बाद जो नील विद्रोह हुआ था, उसका मैकेनिज्म क्या था? किसान अचानक हथियार उठाने पर मजबूर क्यों हो गए? नील विद्रोह, जिसे इंडिगो रिवोल्ट भी कहते हैं, शोषण के इस मैकेनिज्म को समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 1859 में बंगाल के नदिया जिले में ये शुरू हुआ था। तो इसमें दिक्कत क्या थी? किसान नील ही तो उगा रहे थे। दिक्कत ये थी कि अंग्रेज बागान मालिक किसानों को चावल या गेहूं उगाने ही नहीं देते थे। वे किसानों को एडवांस पैसा देकर जबरन नील की खेती करवाते थे। एडवांस पैसा, ये तो सुनने में अच्छा लगता है। यही तो वो जाल था। वो एडवांस पैसा असल में एक ऐसा कर्ज था जो कभी चुकता ही नहीं होता था। बाप रे, कैसे? किसान जिस जमीन पर नील उगाता था, वो जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाती थी और नील की जो कीमत थी वो अंग्रेज खुद तय करते थे, जो मार्केट रेट से बहुत कम होती थी। तो किसान हमेशा घाटे में ही रहता होगा। बिल्कुल, वो कर्जे में डूबता जाता और उसे अपनी अगली पीढ़ी तक के लिए अंग्रेजों के लिए नील उगाना पड़ता। ये एक तरह की आधुनिक गुलामी ही थी। तो ये सिर्फ खेती का मामला नहीं था, ये पीढ़ियों को गुलाम बनाने का एक लीगल तरीका था। एकदम सही समझे आप। और इसी वजह से जब दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास जैसे नेताओं ने किसानों को एकजुट किया, तो उन्होंने सिर्फ हथियार नहीं उठाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लगान देने से साफ मना कर दिया और बागान मालिकों के लठैतों का डटकर मुकाबला किया। दिलचस्प बात यह है कि इस विद्रोह में पढ़े लिखे बंगाली बुद्धिजीवियों ने भी किसानों का पूरा साथ दिया। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट लग रहा है मुझे। 1857 में हथियार उठाए गए, लेकिन उसके बाद बगावत का तरीका बदलने लगा। हाँ, बिल्कुल बदला। अंग्रेजों ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ले ली थी, और ऐसा लगता है कि भारतीयों ने भी अपना गियर बदला। सही कहा। अब लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जा रही थी। हाँ, अब राजनीतिक एकजुटता और कानूनी दांवपेचों का इस्तेमाल हो रहा था। 1857 के खौफनाक दमन के बाद ना एक नई लीडरशिप सामने आई। ये लीडरशिप राजाओं या सैनिकों की नहीं थी, ये वकीलों, पत्रकारों और टीचरों की थी। अच्छा, और इसी से कांग्रेस बनी? हाँ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और W.C. बनर्जी जैसे लोग थे, जिन्हें हम नरम दल या मॉडरेट्स कहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ मुझे एक बात पर सख्त आपत्ति है। ये कांग्रेस के शुरुआती नेता अंग्रेजों को याचिकाएं या पिटिशंस भेज रहे थे। क्या ये बहुत ही भोलापन नहीं लगता? मतलब क्या उन्हें सच में लगता था कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य ने उनके कारीगरों के हाथ काट दिए, किसानों की जमीन हड़प ली, वो महज एक अच्छी सी अंग्रेजी में लिखी चिट्ठी पढ़कर अपना शोषण बंद कर देगा? देखिए, देखने में ये जरूर भोलापन लगता है, और बाद के जो उग्रवादी नेता थे, उन्होंने भी उनकी इसी बात पर बहुत आलोचना की थी। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अगर आप इसे उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। 1885 में भारत जैसा कोई एक राष्ट्र नहीं था। हाँ, वो अलग अलग रियासतों और भाषाई समूहों का एक बिखरावा नक्शा था। बिल्कुल। मॉडरेट्स का असली मकसद अंग्रेजों को रातों रात भगाना नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। उनका मकसद था भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना। अच्छा, मतलब वे याचिकाओं के जरिए अंग्रेजों से ज्यादा अपने ही लोगों से बात कर रहे थे। एकदम सही पकड़े। जब वे अखबारों में अंग्रेजों की आर्थिक लूट के बारे में लिखते, तो वो खबर बंगाल से लेकर मद्रास तक पढ़ी जाती थी। इससे पूरे देश में एक चेतना फैल रही थी। हाँ। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। उन्होंने बाकायदा गणित के जरिए साबित किया कि कैसे भारत का पैसा लंदन जा रहा है। ये तो बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। उन्होंने पहली बार एक आम भारतीय को यह समझाया कि उसकी गरीबी भगवान की देन नहीं है, बल्कि ब्रिटिश नीतियों का सीधा सीधा नतीजा है। ये कोई छोटा काम नहीं था। ये तो सच में बहुत ही गहरी रणनीति थी। उन्होंने उस राष्ट्रवाद के बीज बोए जिसे बाद में बड़े आंदोलनों ने काटा। लेकिन ये पिटीशन वाला तरीका हमेशा तो नहीं चलने वाला था ना। 1920 का दशक आते आते तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। 1920 का दशक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यही वो समय था जब गांधीवादी दर्शन का प्रवेश हुआ और राजनीति अब ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। बिल्कुल। राजनीति अब टाउन हॉल से निकलकर गांव की धूल और चौपालों तक पहुंच गई। सत्याग्रह और अहिंसा ने स्वतंत्रता संग्राम को एलीट क्लास से निकालकर एक मास मूवमेंट या जन आंदोलन में बदल दिया। लेकिन अंग्रेज भी तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे होंगे। जब उन्होंने देखा कि अब आम जनता सड़कों पर उतर रही है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस नई चेतना को कुचलने के लिए
पुलिस के साथ साथ अदालतों का भी भरपूर इस्तेमाल किया। अदालतों का मतलब न्याय प्रणाली का इस्तेमाल दबाने के लिए? बिल्कुल। ब्रिटिश न्याय प्रणाली खुद को बहुत निष्पक्ष बताती थी, लेकिन असल में वो सत्ता को बचाने का उनका सबसे बड़ा हथियार था। अंग्रेजों ने देशभक्ति को ही अपराध घोषित कर दिया था। अरे हाँ, बाल गंगाधर तिलक के ऐतिहासिक मुकदमों को हम कैसे भूल सकते हैं? सही कहा। उन पर तो कई बार देशद्रोह का मुकदमा चला था। शायद उनकी अखबार केसरी में कुछ छापने की वजह से। हाँ, 1897, 1908 और 1916 में उन पर राजद्रोह के मुकदमे चले। 1908 में तो उन्हें 6 साल के लिए म्यांमार की मांडले जेल भेज दिया गया था। बाप रे। और अरविंदो घोष का भी तो कोई केस था? हाँ, उसी साल 1908 में अरविंदो घोष पर अलीपुर बम केस में मुकदमा चला। अदालतें सिर्फ न्याय की जगह नहीं रह गई थीं, वे एक अखाड़ा बन गई थीं। जहां ब्रिटिश हुकूमत कानूनी भाषा का इस्तेमाल करके अपनी क्रूरता को सही ठहराने की कोशिश करती थी। बिल्कुल। तो एक तरफ ये मुकदमे चल रहे थे और दूसरी तरफ एक के बाद एक नए कानून और एक्ट पास हो रहे थे। यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है। पूछिए। कई बार ब्रिटिश राज के समर्थक ये तर्क देते हैं कि अंग्रेजों ने ही भारत को लोकतंत्र और संविधान गिफ्ट में दिया, उन्होंने हमें एक प्रशासनिक ढांचा दिया। क्या 1950 का हमारा संविधान सच में अंग्रेजों की दी हुई कोई भेंट थी? देखिए, ये ना एक बहुत ही बड़ा मिथक है जिसे कॉलोनियल लेंस वाले इतिहासकार आज भी प्रमोट करते हैं। तो सच्चाई क्या है? हमारी सोर्स बुक में प्रख्यात इतिहासकार मृदुला मुखर्जी के काम का जिक्र है, जो इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करती हैं। वे साफ कहती हैं कि 1950 का संविधान ब्रिटिश हुकूमत की किसी खैरात का नतीजा नहीं था। तो फिर ये कहां से निकला? इसका बेस क्या था? ये भारत के लोगों के उस लंबे संघर्ष का प्रोडक्ट था जो उन्होंने दशकों तक सड़कों पर, जेलों में और अदालतों में लड़ा था। लेकिन अंग्रेजों ने जो इतने सारे एक्ट पास किए थे, उनका क्या? अंग्रेजों ने जो भी कानून पास किए, चाहे वो 1909 का मॉडले मिंटो सुधार हो या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वे कभी भी भारतीयों को असल सत्ता देने के लिए नहीं थे। तो फिर उनका मकसद क्या था? वे तो बस उठते हुए जन आंदोलनों को शांत करने के लिए फेंके गए छोटे छोटे टुकड़े थे। और कई बार तो ये कानून फायदे के बजाय सीधे सीधे मौत का फरमान होते थे, जैसे 1919 का कुख्यात रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट तो ब्रिटिश दहशतगर्दी का चरम था। इस कानून ने सरकार को ये ताकत दे दी कि वो किसी भी भारतीयों को बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। मुझे याद आ रहा है, उस समय एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, ना दलील, ना वकील, ना अपील। बिल्कुल। मतलब आप किसी कोर्ट में ये साबित भी नहीं कर सकते कि आप बेगुनाह हैं। ये तो सीधा सीधा एक पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी थी। और इसी भयानक कानून का विरोध करने के लिए लोग पंजाब के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे। और फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे काला पन्ना है। हाँ, जनरल डायर ने वहां जो निहत्तों पर गोलियां चलवाई ना, उसने भारत और ब्रिटेन के बीच बचे खुचे हर नैतिक पुल को हमेशा के लिए जला दिया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ने एक पूरे देश की साइकोलॉजी को बदल कर रख दिया। बिल्कुल नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन के समय जो स्वतंत्रता विधेयक पास हुआ, उसने आज़ादी तो दी, लेकिन एक बहुत ही भारी कीमत पर। और वो कीमत थी विभाजन। सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में 2 बाउंड्री कमीशंस बनाए गए थे। हाँ, रेडक्लिफ लाइन। सोचे, एक आदमी जो भारत के भूगोल और कल्चर से बिल्कुल अनजान था, उसने कुछ ही हफ्तों में नक्शे पर एक लकीर खींच दी। और उस एक लकीर ने पंजाब और बंगाल को जिस दर्दनाक तरीके से चीर कर रख दिया, उसके घाव आज तक रिस रहे हैं। बिल्कुल। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों और इतिहास का भी बंटवारा था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो आज हमने आर्काइव्स की धूल भरी फाइलों से लेकर अंग्रेजों की कोर्ट रूम्स तक का सफर तय किया। हमने देखा कि आधुनिक भारत का इतिहास सिर्फ 1947 की एक रात का चमत्कार नहीं है। बिल्कुल, ये टीटू मीर के संघर्ष, नील किसानों के गुस्से और नरम दल के वकीलों की याचिकाओं के पीछे छिपी रणनीति का नतीजा है। और तिलक के जेल जाने और गांधी जी के जन आंदोलनों का भी। हाँ, इतिहास को समझने का यही सबसे सही तरीका है, ये महसूस करना कि आज हम जिस लोकतांत्रिक ढांचे में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसे खड़ा करने के लिए कितनी पीढ़ियों ने अपनी आवाजें और अपनी जिंदगी दांव पर लगाई हैं। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक ऐसे विचार पे गौर करें जो शायद हमें थोड़ा असहज कर दे। अच्छा, वो क्या है? आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, चाहे वो विद्रोह हों, मुकदमे हों या नीतियां हों,
वो सब उन दस्तावेजों पर आधारित हैं जिन्हें अधिकारियों ने या हमारे पढ़े लिखे नेताओं ने सहेज कर रखा था। हाँ, मतलब जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे, जिनके हाथ में कलम थी। तो नील के खेतों में लड़ी, जो जलियांवाला बाग में मारी गईं। अगर वे अपना इतिहास खुद लिख पाते, अगर वे अपनी खुद की डायरियां बनाते, तो आज भारत के इस आधुनिक इतिहास की कहानी कितनी अलग होती। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। क्या उस ऐतिहासिक क्राइम सीन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा गवाह आज भी कहीं इतिहास के धुंधलके में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है? शायद हाँ। क्या असली इतिहास अभी भी उन आवाजों के बाहर आने का इंतजार कर रहा है जो कभी कागजों पर दर्जी नहीं हुई? इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार।